जैसा कि अब तक की पूर्व की कक्षाओं में हमने आयुर्वेद के इस परिचयात्मक विषयों को लेकर अपना ज्ञानवर्धन किया है, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातःवंदनीय प्रातःस्मरणीय युग प्रवर्तक योग ऋषि स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य श्री जो आज के आयुर्वेद शिरोमणि के रूप में जिनका पुरुषार्थ स्तुत्य है, वंदनीय है, उनको नमन वंदन करते हुए अपना आज का पाठ्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया था कि कल हमने दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या की बात की थी। आज हम भोजन संबंधी कुछ और तथ्यों को लेकर के आगे अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, क्योंकि जैसा पूर्व में भी कहा गया कि आहार जो है वो हमारा भेषज भी है, अर्थात आहार हमारी औषधि भी है। और इसलिए आहार का सर्वाधिक हमारे स्वास्थ्य पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए भोजन संबंधी कुछ नियम आयुर्वेद के द्वारा निर्देशित किए गए हैं। उनके अनुपालन से हम निसंदेह अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, उसमें उसके बल को बढ़ा सकते हैं, अपने आयु की वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि बताया था कि आज से 3500 वर्ष पूर्व आचार्य वाघभट्ट ने लगभग 7000 सूत्रों के माध्यम से हमें स्वस्थ रहने की कला का परिचय कराया था। और उसमें से जो भोजन संबंधी कुछ बातें हैं वो आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो भोजन कैसा होना चाहिए जिसको लेकर के हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं, अपने शरीर की सप्त धातुओं की रक्षा कर सकते हैं, अपने चित्त को, आत्मा को, मन को प्रसन्नचित बनाए रखते हुए, उमंग उत्साह से परिपूर्ण बनाए रखते हुए हम किस प्रकार से अपने अपने कार्यों में उत्कृष्टता, श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। ऐसे में कहा गया है कि हमारा जो भोजन है सबसे पहले तो वो स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध अर्थात चिकनाई युक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल के जमाने में तो कहा जाता है कि हमें अधिक चिकनाई का भोजन नहीं करना है, क्योंकि आज के नई आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में हमारा जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर या अन्य कई चीजों के नाम पर हमको चिकनाई खाने से, फैट खाने से मना कर दिया गया है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो स्निग्ध हो, चिकना हो, रूखा ना हो। और एक तो वो उसका पाचन सुगमता से होता है, आंतें भी उसको कोमलता से ग्रहण करती हैं, उसका पाचन के साथ उसका निष्कासन भी ठीक होता है। साथ में जैसा कि बताया था कि वात पित्त कफ जो हमारे दोष है, उसमें वात का शमन भी हमारे स्निग्धता के द्वारा ही होता है, तेल के द्वारा ही होता है, ऑयल के द्वारा होता है। यदि हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है तो वात दोष को शांत करने के लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं, भीतरी रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो वात यदि कहीं भी किसी भी कोशिका में घर कर गया है तो उसको यदि वहां पर हम तैलीय पदार्थ इस पहुंचा देते हैं तो वो रिक्तता को भर के वहां से वात की कमी करता है, और वात की कमी पूरी होते ही फिर उसको वहां से वात संबंधी जो रोग है, सबसे ज्यादा रोग कौन सा है? दर्द का, गठिए का, जोड़ों में जहां वात इकट्ठी होती है वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, उसको मुलायम बनाने के लिए
क्योंकि घी, गाय का घी, देसी घी जो है, शुद्ध देसी घी, देसी गाय का, वो सर्वोत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त तिल का तेल है, सरसों का तेल है, और दक्षिण भारत में जैसे कि गर्म प्रदेश है, वहां पर नारियल का तेल है। ये सर्वाधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इनके सेवन से हमारे जो वर्ण है, रंग है, त्वचा का रंग है, उसमें भी निखार आता है। नहीं तो उसमें भी जो उसकी रुक्षता है, रूखापन है, उसके रंग को खराब करती है। तो तेलीय तेलीय पदार्थ जो है वो शरीर के लिए हमारे बहुत आवश्यक है। दूसरी स्थिति आती है, दूसरा है भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। भोजन सदैव ताजा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूसरा, भोजन हमारा ताजा भोजन होना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि हम भोजन बनाते हैं और अधिक भोजन बना करके फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख करके फिर हम जब खाते हैं तो वो भोजन बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से हम, जबकि हमें करना क्या चाहिए कि फ्रिज में रखी हुई सब्जियों तक को, फलों तक को भी सीधा निकाल करके नहीं खाना चाहिए। हमें पहले उन सब्जियों को पकाने से पहले बाहर हवा में रख देंगे, खुले में, और जब वो बाहरी वातावरण के समकक्ष उनके तापमान हो जाएगा, उनके अंदर जो जीवनी, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज उसकी जो एक सड़ने की प्रक्रिया है, बढ़ने की प्रक्रिया है, जीवनी शक्ति है, उसको मंद कर देता है, धीरे कर देता है। तो वो जीवनी प्रक्रिया के मंद हो जाने से, बंद हो जाने से, वो जो वस्तु है, फल है या सब्जी है, उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। तो ऐसे में यदि बाहर निकालने के बाद पुनः हम उस जीवनी शक्ति को जागृत करेंगे, और जब वो उसमें जीवनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तब उसको पका करके तब खाएंगे। तो भोजन हमें पकाने के 2-2.5 घंटे के अंदर हमें खा लेना चाहिए। ज्यादा देर का भोजन, फिर उसमें मैंने जैसे बताया था कि फिर बासीपन शुरू हो जाता है। बासीपन क्या है कि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, किण्वन शुरू हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया के प्रकोप के कारण उनकी वृद्धि होने लगती है। इसलिए फ्रिज का भोजन रखा हुआ बेकार हो जाता है। तो रखे हुए को यदि हम करके खाते हैं तो वो भी हम, जैसे बहुत सारे शहर के डिब्बा बंद भोजन आते हैं, प्रिजर्वेटिव जिसमें मिले हैं, ऐसे भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, ऐसे भोजन जिसमें अन्य केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि चाइनीज भोजन है। चाइनीज भोजन में हमने देखा है, जो चाउमीन, क्या क्या, फ्राइड राइस, मंचूरियन, क्या क्या सामान होते हैं, उन सभी में जो एक चाइनीज नमक के नाम से अजीनोमोटो जिसको कहते हैं, सोडियम ग्लूकोमेट, ये कैंसर कारक पाया गया है। आप यदि नेट पर भी इसकी सर्च करेंगे तो इसका लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं, और जरा सी भी अनुकूल परिस्थिति पाते ही हमारे शरीर में कैंसर का उद्भव हो जाता है। तो हमें ऐसे किसी भी भोजन को नहीं खाना जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक किसी पदार्थ को मिलाया गया है। और डिब्बा बंद पदार्थों में तो मिलाया ही जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक और पदार्थ आता है जो प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी हमें प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे आगे चल करके कुछ समय तक लगातार प्रयोग करने के बाद हमारे शरीर की जो चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म और जो कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, इसको बाधित करते हैं, उसको अव्यवस्थित करते हैं, और वो जो कि हमारे शरीर में फिर रोग का कारण, कष्ट का कारण बनता है, व्याधि का कारण बनता है। तीसरा हमारा जो विषय आता है वो आता है भोजन की सुंदरता। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजन की सुंदरता से इसका क्या तात्पर्य है। तो भोजन के बारे में कहा गया है कि भोजन का पाचन जो है वो उसको देखने से प्रारंभ हो जाता है।
बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसके सुगंध से प्रारंभ हो जाता है। आप देखें कि यदि आप घर में बैठे हैं और रसोई में, आपकी पाकशाला में भोजन पक रहा है, तो वहां से यदि अच्छे मसालों के साथ अच्छे से पकाया जा रहा है, तो वहां से आपको जो सुगंधी आती है, तो आप उस सुगंधी से बड़े लालायित हो जाते हैं कि अरे बहुत बहुत बढ़िया भोजन बन रहा है, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, आज तो ये शायद ये चीज पक रही है, और जल्दी ले आओ, अब तो भूख तेज हो गई हमारी, है ना। तो ये केवल सुगंध मात्र पाते ही हमारे शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया, भूख लगने की प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही फिर भोजन परोस करके सामने लाया जाता है, तो उसके रंगों को देख करके, उसके आकर्षक स्थिति को देख करके, फिर हम उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं और जल्दी से उसको खाने का मन करता है। यदि वही भोजन जला भुना होगा, उसके रंग कोई नहीं होगा, कुछ अच्छा सा देखने में भी नहीं लगेगा, तो आपके वो जो इच्छा थी ना, वो सब मन मर जाएगा कि नहीं है, इसको रहने दो। मन तो हो रहा था कि खूब सारा खाएंगे, लेकिन ये जो है, देखते ही पहले मन उसमें आपका भर गया कि नहीं, अब भूख से मर गई मेरी। तो भोजन की जो सुंदरता है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे ध्यान आता है भोजन के संबंध में, एक कहानी मैंने पढ़ी थी हकीम लुकमान की, आपने भी नाम सुना होगा हकीम लुकमान का। कहते हैं कि अरब देशों में कई हकीम लुकमान हुए हैं, किसी नवाब साहब के, सुल्तान के यहाँ। तो सुल्तान साहब की, उनकी नवाब साहब की जो लड़की थी, तो उस राजकुमारी वो जो है बीमार हो गई। वो बीमार हो गई तो उनको भूख नहीं लग रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, और कोई भी चीज को दी जाती थी तो उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो धीरे धीरे, जैसा कि बताया कि जब तक आपकी चीज अच्छी नहीं लगेगी, आप खाएंगे नहीं, तो आपके शरीर में रस नहीं बनेगा। और जब पहली धातु ही रसी का निर्माण नहीं होगा, तो फिर जो बाकी 6 धातुएं हैं, रक्त नहीं बनेगा, फिर अस्थि मज्जा, वीर शुक्र, सभी जो कुछ बनना है, सप्त धातुएं, वो सप्त धातुएं फिर पोषित ही नहीं होंगी, बनेंगी नहीं। और जो पहले से है उनको उसमें क्षीणता आने लगेगी, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलेगा। तो वो राजकुमारी भी कमजोर होती चली गई। जगह जगह उनके लिए वैद्य बुलवाए गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। ऐसे में हकीम लुकमान का पता लगता है और उनको बुलाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में चूंकि पर्दा प्रथा रहती है, तो वो पर्दे में थी और पर्दे से ही उनको दवाई दी जानी थी। अब उन्होंने क्या इलाज किया, उन्होंने उनकी दासियों को कहा कि आप उनके पास नींबू ले जाइए और एक नींबू काटिए और उस नींबू को चूसिए। किसको चूसना है? दासी को चूसना है, केवल राजकुमारी के सामने खड़े होकर के चूसना है। तो उन्होंने लिया और नींबू को काटा और राजकुमारी के सामने खड़े होकर चूसने लगी। और जैसे ही चूसा, तो इतना मुंह उनका खट्टा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल खट्ट के मारे वो, उन्होंने जब मुंह बनाया कि अरे बहुत खट्टा है, तो उनके मुंह में, आपने भी ऐसे केवल अनुभव करते करते आपके, मैं देख रहा हूं मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही उस राजकुमारी के सामने जब होने लगा। उन्होंने देखा कि एक ने नींबू काटा और उसको चूसा, और उसके खट्टेपन के कारण उसने मुंह बिलाया, आंखें मीच ली कि बहुत खट्टा है। इसके बाद दूसरी दासी ने काटा, उसने काटा, उसने चूसा, बहुत खट्टा है। तो वो बराबर देख रही थी, तो उसके मुंह में भी पानी आना शुरू हो गया। और जब लार आनी शुरू हो गई, तो उसको भी भोजन की भूख लगनी प्रारंभ हो गई। तो लार हमारे मुंह में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूं। क्षारीय है, एल्कलाइन है, और हमारे शरीर को क्षारीय तत्व पसंद है। तो ऐसे में केवल देखने मात्र से उपचार हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। तो हमारा भोजन अति प्रिय होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, उसकी सुंदरता की भी अनिवार्यता भोजन के भूख को हमारी बढ़ाने में बहुत सहायक मानी गई। इसके अलावा फिर जब हम, भोजन आ गया, तो भोजन आने के बाद जो अगला चौथा विषय आता है,
वो आता है कि सुंदर और एकांत स्थान होना चाहिए। चौथा विषय क्या है? सुंदर और एक। उससे तात्पर्य यह है कि जब हम भोजन करने बैठे तो वो गंदगी जगह नहीं होनी चाहिए। एक तो हाइजीनिक कंडीशन की दृष्टि से भी वो उचित है, और दूसरा वो आकर्षक होना चाहिए। वहां किसी प्रकार की गंदगी और भद्दा दृश्य नहीं होना चाहिए। सुंदर स्थान हो जहां पर बैठकर आपकी भोजन जो की भूख है शरीर की, वो बढ़े, बल्कि ये नहीं कि भूख भूख कम हो जाए। फिर ऐसी जगह पर बैठे जहां पर ज्यादा कोलाहल ना हो, यानी भोजन करते समय आपके बार बार ध्यान जो है भटकना नहीं चाहिए। पूरी तरह ध्यान आपका भोजन को ग्रहण करने में लगे, उसको पचाने में लगे। अब कई बार ये क्या होता है कि हम लोग जो है टीवी लगा देते हैं, और टीवी में से इस तरह के समाचार चलते हैं, कहीं मार काट के, कहीं हत्या हो रही है, कहीं कुछ और घटनाएं हो रही हैं, और उसको देख करके मन एकदम अजीब सा हो जाता है। तो हमें टीवी देखते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी समाचारों के सुनने के जो अप्रिय समाचार हैं उनको सुनते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे अप्रिय वार्तालाप के बीच भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। हमें कोई क्रोधित हो रहा है, कहीं तनाव की स्थिति है, तो हमें वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से अच्छा है कि हम भोजन ना करें। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा बताया गया है कि मानसिक दशा हमारी कैसी हो। तो भोजन जैसे कि हमने कहा कि शांत और प्रसन्न चित्त मन से करना होगा, साफ स्थान पे करना होगा। इसी प्रकार से भोजन करते समय हमारे मन में भी किसी प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए, ईर्ष्या के, द्वेष के, राग लोभ के, किसी प्रकार की चिंता के, घबराहट के। ये इस प्रकार के करने से भोजन के हम जो भोजन का स्वाद है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा। और जो हमें शरीर मुंह में लार का उत्पादन होना था, भोजन में पाचक रसों का स्राव होना था, शरीर के आमाशय में, ड्यूडेनम वगैरह में, आंतों में, वो सब सब बाधित हो जाता है, सब उसका चक्र बिगड़ जाता है। तो भोजन हमारा वो उसकी पाचन की प्रणाली ही, अब कहना चाहिए, अवरोध हो जाता है उसमें। वही शुरू से ही दूषण उसमें प्रारंभ हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें कभी भी हमारी मानसिक दशा, क्रोध की अवस्था, किसी भी प्रकार के ऐसे अवस्था में भोजन नहीं करना है। अगला बिंदु आता है कि भोजन के संबंध में, कि भोजन का उचित समय। इसके लिए आवश्यक है कि भोजन के लिए हमारे पास एक तो पर्याप्त समय होना चाहिए, और भोजन एक निश्चित समय पर ही हमें करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि भोजन कई बार हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, कई बार हम बहुत देर में करते हैं, कई बार हम लेट आवर्स में, रात में बहुत लेट करते हैं। तो भोजन करते समय हमें एक जो निश्चित समय हमने बनाया है उस समय पर ही भोजन करना चाहिए। और भोजन संबंधी जो मैं कल पे ही पूर्व चर्चा कर रहा था, कि सबसे पहले जो पहला पहर है, उदय होने के बाद पहला पहर कहलाता है पूर्वाह्न का। पूर्वाह्न के पहर में हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक पाचक रसों का स्राव होता है। ऐसे में हम सब अधिक से अधिक जो गरिष्ठ भोजन है, जो हम पराठे और उड़द की दाल और जितने भी गरिष्ठ हमारे भोज्य पदार्थ माने गए हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं। तो हमें उस समय पर भोजन करना है। उसके बाद जो मध्याह्न का भोजन है, वो आपको, जैसे पहले भोजन बताया था कि एक महाराजा के समान, दूसरा एक सेठ के समान, तीसरा भिखारी के समान करना चाहिए। तो फिर आपको अपराह्न का भोजन या दोपहर का भोजन जिसको बोलते हैं, वो आप जब करेंगे, मध्याह्न का, वो भी आपको हल्का भोजन लेना है। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना है। तो ऐसे में आदत बनाएं कि सूर्यास्त के समय तक अगर नहीं भी कर पाते हैं आप, अगर व्यापार करते हैं, किसी और काम में जो दिन छिपने के बाद घर में होता है, तो जल्दी से जल्दी भोजन का
सोने से पहले कम से कम 3 घंटा पहले, एक पहर आपको भोजन को कर लेना चाहिए। तो वो उसके में क्या होगा कि भोजन के करने से, और फिर वो रोजाना समय बदलना नहीं है, एक व्यवस्था बनाए कि कभी किसी विशेष कारणवश आपको कभी समय बदलना पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर एक निश्चित समय पर भूख लगने की, एक जागरण की, उसकी भूख को चाहने की एक ललक बनी रहनी चाहिए कि जैसे ही आपके शाम को 7 बजे, तो आप अगर 7 बजे भोजन करते हैं तो तुरंत आपके शरीर में, जिसे कहते हैं, चूहे दौड़ने शुरू हो जाए कि हाँ अब भूख लग रही है, लाओ दे दो। ऐसे ही सुबह भी हमें जो भोजन करना है तो हमें उस समय भूख लग जानी चाहिए। तो ये परम आवश्यक है कि हमें एक निश्चित समय बनाना होगा कि जिस समय पर हम प्रतिदिन भोजन करेंगे, और निश्चित समय लगाकर भोजन करेंगे। ये नहीं बहुत सारे क्या होता है, ऑफिस जाना है या किसी काम पर जाना है और बहुत जल्दी जल्दी लिया और जल्दी जल्दी खाया और चल पड़े। भोजन के लिए कम से कम 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे का समय हमें लगाना ही चाहिए। भोजन को जितना चबा करके, जितना उसका तरल बना करके, उसमें खूब लार मिला करके खाएंगे, तो उतना ही वो हमारे लिए सुपाच्य होने वाला है, उसका बढ़िया पाचन होने वाला है। उसके जो रासायनिक चयापचय की क्रिया के बाद जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित होगा, तो हमारा शरीर उसको ग्रहण कर पाएगा। तो ऐसे में हमें भोजन को निश्चित समय लगा करके ही खाना चाहिए। यदि समय कम है तो भोजन ना करना ज्यादा उचित है, वनस्पति इसके कि हम जल्दी जल्दी भोजन पेट में बिना चबाए हुए मोटे मोटे गस्से लेकर के खा लें। कभी नहीं खाना चाहिए। आप लेकर के मान लो पूरे पूरे बादाम और काजू ऐसे निगल लीजिए पानी से, तो वो लाभ नहीं देंगे। आप देखेंगे कि अगले दिन मल के साथ वो ऐसे कैसे काजू बादाम बाहर बाहर फंसा जाएंगे। तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो तो शरीर को मिले ही नहीं। इसलिए आपका आवश्यक है कि भोजन का अच्छे से पाचन करने के लिए उसको समय लगा करके खूब अच्छी तरह से चबा करके ही खाया जाए। तो निश्चित उसका समय भी उसमें लगाना चाहिए। इसके बाद अगला विषय आता है भोजन का मात्रा। तो जैसे मैंने पूर्व में ही बताया था कि भोजन की जब हम लेते हैं तो हमारे जो आमाशय का जो साइज है, आकार है, वो लगभग 600 ml के बराबर है, 600 मिलीलीटर। जब वो भोजन करना प्रारंभ करती है तो वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, लेकिन हमें फिर भी उसको आधे से अधिक नहीं भरना है। सॉलिड फूड जो हम ले रहे हैं तो उसको आधे से अधिक नहीं भरना है। और ये तो हमने बताया था कि भोजन के मध्य में पानी पीना ही नहीं है। केवल 2 अनाज के मध्य में हम 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन करते समय पानी नहीं रखें। भोजन करते समय अपने पास पानी अवश्य रखना चाहिए। हो सकता है कि अधिक आपको कभी मिर्च आपके मुंह में आ जाए, या कभी आपको किसी और मसाले से एकदम धसका आ जाए, तो आपको एकदम पानी कहेगी। पानी आपके पास रहना जरूर चाहिए, पानी लेकिन आपको पीना नहीं है। बहुत अधिक मसालों का भोजन वैसे तो मना किया गया है, लेकिन अगर कभी आप खा रहे हैं बहुत चटपटा भोजन, तो ऐसे में पानी बीच में 1 घूंट आप पी सकते हैं। लेकिन पानी बीच में 2-3 घूंट पीने के लिए कब बताया गया है? जब हम 2 अनाज बदल कर खाते हैं। जैसे हम पहले रोटी खा रहे थे और रोटी खाने के बाद अब हमें चावल खाना है, तो रोटी समाप्त होने के बाद फिर हम 1-2 घूंट पानी पियेंगे और फिर चावल खाना शुरू करेंगे। इसी तरह से जब भोजन समाप्त हो जाएगा, तो भोजन की समाप्ति पर भी कल दिनचर्या में बताया था कि हम थोड़ा सा पानी लेकर के उसको अच्छी तरह मुंह में घुमा करके पी लेंगे, ताकि दांतों में लगा हुआ जो भी भोजन के कण है वो सब साफ होकर के पेट में चले जाए, और जितनी भी लार वगैरह है वो सब पेट में चली जाए। बस इतना ही पानी पीने के लिए कहा गया है। यदि फिर भी आपके भोजन में यदि तरल कोई सब्जी बनी ही नहीं है, दाल नहीं है, या सब सूखी सब्जी खा रहे हैं, तो ऐसे में आपको तरल पदार्थ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप उस समय पर भोजन के साथ जूस ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इनका सेवन किया जा सकता है।
लेकिन फलों का, छाछ का सेवन, आपको लस्सी का सेवन ये सुबह के और दोपहर के भोजन तक ही करना है। रात्रि के भोजन में इनका सेवन वर्जित माना गया है। अब भोजन आपने जो लेना है वो फिर आधा पेट भरना है, बाकी तरल पदार्थ के रखना है। 1 घंटे बाद जब आप फिर उसमें भोजन में सभी प्रकार के पाचक रसों के मिल जाने के बाद वो एक पतले गाढ़े करने चाहिए, काइम के रूप में, पेस्ट के रूप में बदल जाएगा, तो उस समय पर उसको पतला करेंगे। तो फिर हम 1 घंटे बाद धीरे धीरे पानी पीना शुरू करेंगे, एक एक घुट करके, और हर आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पीते रहेंगे। तो वो जो पेट में बना हुआ चयापचय की प्रक्रिया के बाद जो गाढ़ा पेस्ट है, काइम है, वो पतला होगा, और वो उसका रस जो है फिर आगे आगे जैसे जैसे जाएगा तो छोटी आंत बड़ी आंत उसको फिर अवशोषित, उसमें से पोषक रसों को, पदार्थों को लेती रहेंगी। तो ये इस प्रकार से हमें अपने पेट में अधिक भोजन नहीं भरना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास अगर पानी पीने के लिए स्थान नहीं बचता है तो वो फिर हमें परेशानी कर सकता है। पानी के साथ साथ उसमें आकाश तत्व की भी स्थिति रहनी चाहिए। तो आधा पेट हम भोजन से भरेंगे, चौथाई हम पानी के लिए करेंगे, और चौथाई भाग जो है वो खाली रखेंगे। ये भोजन की मात्रा के बारे में बताया गया है। इसी तरह अगला जो आता है भोजन के चबाने के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि भोजन को हमें कितना चबा करके खाना है। और सामान्य परिस्थितियों में तो बताया गया है कि भोजन को 32 बार चबा के खाना चाहिए। 32 प्रकार से मैं समझता हूँ तात्पर्य रहा होगा कि चूंकि मनुष्य के दांत में दांत जो है 32 होते हैं, तो इसलिए शायद 32 बार में जमाने से तो बिल्कुल क्रश होकर के बहुत सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाएगा। और तब तक हर बार चबाने से हमारे हर बार मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो लार का स्राव करती हैं, तो धीरे धीरे उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख में ही चूंकि प्रारंभ हो जाता है, तो जितनी भी अनाज है, रोटी है, चावल है, इसको जितना चबाएंगे मुख में ही, उतना ही उसका पाचन वहां प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो पेट में जाकर के पचने की क्रिया तो फिर वो पतले होने की होती है, थोड़ी सी और क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो जितने भी अनाज हैं उनको मुख में ही पाचन उनका ठीक से कर लेना चाहिए। इसलिए गस्से को ज्यादा बड़ा टुकड़े को, रोटी को नहीं खाना चाहिए, बड़े गस्से नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे गस्से खाएं। बड़े गस्से जो लोग खाते हैं, जल्दी खाते हैं, अक्सर उनको आप देखेंगे पेट खराब रहता है। या ऐसा, इसको मैं ऐसे कहूं कि हम यदि पूछते हैं किसी से कि वो कहता है कि मेरे को कब्ज रहती है, मेरे को भोजन पचता नहीं है, मैं भोजन करते ही मेरे को लेटरिन में जाना पड़ता है, या ये इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग तरह की लोग अपनी समस्याएं बताते हैं कि मेरे को ये कष्ट है पाचन संबंध में, भोजन के संबंध में। तो उसका आप जब पूछेंगे कि भोजन किस समय करते हैं, कितनी देर में करते हैं, और भोजन को करते हुए देख लेंगे तो कितना बड़े गस्से लेते हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं भोजन। तो भोजन में ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ मैं, तो बड़े बड़े गस्से करके खा लेता हूँ फटाफट। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के पेट अक्सर खराब ही मिलेंगे। ये आप कभी भी अपने अनुभव में अब ये आज से ही देखना प्रारंभ कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि जल्दी भोजन करने वालों के पेट अक्सर खराब ही मिलते हैं, क्योंकि वो भोजन को चबाकर नहीं खाया करते। तो इसीलिए भोजन के चबा के खाने के लिए कहा गया है। अब भोजन के सातम्य के लिए कहा गया है। सातम्य का तात्पर्य है अनुकूलता। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम उत्तर भारत के जो लोग हैं एक विशेष परिवेश में जहाँ रहते हैं, तो वहाँ हम ये जो अनाज है, आपके गेहूं है, चना है, जौ है, बाजरा, ये सब आराम से पचा लेते हैं कई बार। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम चावल खाते हैं तो चावल हमको पचता नहीं है, या शाम के समय चावल बहुत नुकसान करता है, या ये हमको दूसरा कोई और अनाज है तो वो ये पचता नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत के आप देखें तो वो चावल ही खाते हैं। उनके शरीर ने एक जो तालमेल बनाया है वो चावल के साथ बनाया है। वो रोटी को खाएंगे तो उनको रोटी शायद नहीं पचेगी। तो एक अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार शरीर एक तालमेल बना लेता है किसी पदार्थ के साथ। तो ऐसा ही इसे कहते हैं भोजन की सातन का सातम्य जो है उसने बनाया किसके साथ, जो भी आप भोजन उस क्षेत्र में आपको मिलता है और दैनिक आप उसको खाते हैं। तो ऐसे में विरुद्ध जब भी उसके विपरीत कोई
आप अनाज का या भोजन का या फल का सब्जी का सेवन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको तुरंत सूट ना करे, आपको उसके साथ अनुकूलता ना अनुभव हो, आपके शरीर में वो विपरीत आपको प्रभाव दिखाए। तो ऐसे में उसी के अनुरूप, अपने शरीर की अनुकूलता के अनुरूप ही हमें भोजन करना है। जैसे मैंने बताया था कि आचार्य वाग्भट ने कहा था कि हमें हितभुक, मितभुक और रितभुक भोजन क्या हो। तो हितभुक मतलब जो हमारे लिए हितकारी हो, मितभुक मतलब जो मित्र भाव रखने वाला हो हमारे साथ, वो भोजन हमारे लिए मित्रता का भाव दे, हमारे को नुकसान ना दे। तो ऐसे में हमें जो भी भोजन करना है वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, और जिस भोजन से हमारा सातम्य। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं कि हम रात में भोजन करते हैं, हम तो दही भी खा लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता, आज तक कुछ नहीं हुआ, हम तो कई साल से खा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में साफ लिखा है कि यदि हम नियम विरुद्ध इस प्रकार का कोई व्यवहार कर भी रहे हैं, तो जैसे ही आज तो हमारे शरीर में अनुकूलता हो सकती है स्वास्थ्य के प्रति, हमारे तीनों दोष संभाव में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी दोष बिगड़ा हुआ होगा, तो ऐसे में वो ये हमारी गलती सर्वप्रथम उसको तुरंत जो है प्रभाव में ले लेगी। अर्थात मान लो हमारे शरीर में कभी भी कोई सर्दी का, कफ का कभी प्रकोप होगा, तो ये प्रक्रिया शरीर का कमजोर होते ही सबसे पहले पकड़ के शरीर में कफ की वृद्धि करने में यही पकड़ के बीमारी फैलाएगी। तो हमारे शरीर को गिरफ्त में ले लेगी कफ के, जबकि हम बहुत पहले से खाते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रकृति के विरुद्ध क्रिया है, हमें रात्रि में भोजन में रात को दही, खीरा ऐसे या फल हैं, इनका सेवन नहीं किया जाता है, तो हमें नहीं करना है। सलाद नहीं खाना चाहिए रात्रि में, रात्रि के भोजन में लोग सलाद ले लेते हैं, नहीं खाना चाहिए। फल भी ऐसे ही खाने के लिए मना किया गया कि रात्रि में सूर्य अस्त होने के बाद फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हमें जो भोजन का सातम्य है, इसके लिए अलग अलग कहा गया है कि जैसे हमारे देह के साथ उसने साथ स्थापित कर लिया हो सातम्य, तो हो सकता है आज हमें नुकसान ना करे, तो शरीर के लिए हमारे उपयोगी है, इसलिए हमको ज्यादा, हम पित्त के, शरीर की हमारी पित्त प्रकृति है, तो हम ऐसा पदार्थ जो कफ वर्धक होते हैं अगर खाते भी हैं तो उससे नुकसान नहीं होता, तुम्हारी शरीर की प्रकृति के अनुकूल। ये एक विषय हो गया। लेकिन कोई कभी कभी होता है कि कोई अब हिंदुस्तान में मान लो भारत में गर्मी चल रही है, और गर्मी में हम पित्तवर्धक पदार्थ लेते हैं, तो ठीक नहीं है। तो दूसरा आता है देश सातम्य के हिसाब से। ऐसे देश में, ऐसे एरिया में, ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में रहना जहां पर मौसम बिल्कुल विपरीत है। आप किसी ठंडे देश में रह रहे हैं या ठंडे स्थान पर रह रहे हैं, या ऐसे पहाड़ों पर जहाँ ठंडी है, बहुत ज्यादा है, वहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर आपको ऐसा जो उष्णवीर्य पदार्थ है, पित्तवर्धक है, अगर वो लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर के साथ वहां सातम्य स्थापित कर लेगा। तो ऐसे ही देश और के देश के हिसाब से सातम्य स्थापित करने वाले भोजन को भी एक श्रेणी मानी गई है। इसके बाद एक मानी गई है ऋतु सातम्य भोजन। तो ऋतु सातम्य भोजन क्या है कि एक विशेष ऋतु में हम कोई पदार्थ लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता, लेकिन वही पदार्थ या दूसरी ऋतु में खाते हैं तो वो तुरंत हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है। तो ऋतु के अनुकूल हमें भोजन और पदार्थों का सेवन अपनी प्रकृति के अनुसार, हमारी क्या वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, उसके अनुकूल ही हमें करना। तो ये इस प्रकार से पथ्य का जो आहार विहार है, ये हमें अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल उनका सेवन करना है। शरीर की धातुओं को हम पोषण प्रदान करने के लिए, उनको पुष्टि कारक बनाने के लिए और उनको समअवस्था में रखने के लिए जितने भी भोजन का सेवन करते हैं वो सभी पथ्य आहार कहलाते हैं। तो पथ्य आहार क्या हुआ कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर की प्रकृति के अनुरूप उसको सप्त धातुओं को पोषण करने वाले पदार्थ जो है वो पथ्य आहार कहलाते हैं। क्योंकि हमारे ये जितने भी हमारे जो सप्त धातुएं हैं, इससे वो उनको कोई भी
कोई कष्ट नहीं देते, उनके लिए हानिकारक नहीं होते। जैसे कि सांठी के चावल हैं, मूंग है, सेंधा नमक है, आंवला है, मुनक्का है, जौ है, वर्षा का पानी है, गाय का दूध है, घी, शहद, ये सभी के लिए सामान्य रूप से हितकर ही माना जाता है। तो ये हमारे लिए हितकर, शरीर के सातम्य, देह सातम्य भोजन पदार्थ माने गए हैं। इसी तरह से जो बहुत अधिक खट्टे हैं, इमली, अमचूर और कच्चे अधपके फल, लाल मिर्च आदि है, ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो डेकोरेशन करने के लिए रंग मिलाया गया है जिनमें। तो ऐसे पदार्थ जो केमिकल डाल करके संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, या कोई ऐसा डिब्बा बंद पदार्थ खा रहे हैं, तो वो सभी पदार्थ भी हमारे पथ्याहार की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हितकारी पदार्थ का भी हितकारी मात्रा में सेवन ही हमारे लिए हितकर रहने वाला है, ऐसा बताया गया है कि हितकारी पदार्थ, भोज्य पदार्थ, उनका हितकारी मात्रा में सेवन, उचित मात्रा में सेवन ही हमारे लिए हितकर रहेगा। कितना ही बढ़िया दूध हो, कितना ही बढ़िया घी हो, कितना ही बढ़िया कोई फल हो, तो एक उचित मात्रा में हमने सेवन किया तो ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन हमने उसकी अधिक मात्रा ले लेंगे तो वही जो पदार्थ बहुत अच्छा रहने वाला था हमारे शरीर के लिए, वो हमारे शरीर के लिए अब रोग देने वाला हो सकता है। अब यदि विरुद्ध आहार और हितकारी संयोग के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें, तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं? विरुद्ध आहार है क्या? पहले तो ये समझे कि विरुद्ध आहार है क्या। जहां हितकारी पदार्थ आहार के सेवन से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हमारे सप्त धातुओं का पोषण होता है, त्रिदोष हमारे समावस्था में रहते हैं, उसी प्रकार से अहितकारी भोजन के सेवन से हमारी सप्त धातुएं, हमारे त्रिदोष, ये सब दूषित हो जाते हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। अर्थात हमारे स्वास्थ्य का नाश जो है और जो दोषों के प्रकोप का कारण जो है, वो हमारा ऐसा भोज्य पदार्थ का सेवन है जो कि अपथ्य की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में एक बार भी हमें गलत आहार का सेवन, नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कई बार कि हमको बहुत से लोग कहते हैं कि अरे, उनको कहा जाता है देखो ये नशा नहीं करना चाहिए, ये शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान है, इससे कैंसर होता है। कि नहीं नहीं महाराज जी, हम खाना खाते नहीं है, बस एक बार खा के देख लेते हैं कैसा है। तो कहते हैं नहीं, एक बार भी नहीं। गलत खाद्य पदार्थ तो एक बार भी नहीं देखना। क्या बिजली के करंट को एक बार देखने के लिए कभी हम उसको छूते हैं? कभी आग में हाथ जलाने के लिए कभी हम उसमें हाथ डालते हैं? या कभी खाने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साइनाइड जहर है, तो कैसा होता है, मीठा खट्टा नमकीन, इसको चखने के लिए क्या कभी हम चखते हैं? तो जब कोई पदार्थ नुकसान देने वाला है, अहितकारी है, तो उसका एक बार भी सेवन नहीं करना। बेशक वो साइनाइड की तरह कम नुकसान दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अंततः हमारे शरीर के लिए अहितकारी ही रहे। तो ऐसा सभी भोजन अपथ्य आहार की श्रेणी में आता है, जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव देता है। कई बार दो पदार्थों का हम भोजन करते हैं, तो दो पदार्थ खाते हैं, तो उनका जो अहितकारी संयोग है, कहना चाहिए उनके दोनों के संयोग से जो हमारे शरीर पर अहितकारी प्रभाव पड़ता है, उसे भी विरुद्धाहार कहते हैं। तो ई विरुद्धाहार की फिर कई प्रकार की श्रेणियां हम जानते हैं। तो पहली उसमें विरुद्धाहार की जो श्रेणी आती है,
उसे कहते हैं कि देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जैसे किसी नमी वाले स्थान में हम नमी वाले भोजन को करते हैं, नमी बढ़ाने वाले भोजन को, चिकने स्निग्ध भोजन को, या शीतल भोजन को, या शीत वीर शीत गुणों वाले भोजन को, पदार्थों का यदि सेवन करते हैं तो वो देश काल के दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में उसी प्रकार के दोषों की वृद्धि करेगा, तो हमारे शरीर में रोग बढ़ जाएंगे। तो वो देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। दूसरा आता है काल की दृष्टि से। काल अर्थात समय, ऋतु। तो जैसे कि शीत ऋतु अगर है तो हमें शीत वीर्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना है। उन दिनों सर्दी के दिनों में हमें शरबत नहीं पीने हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक है, ये जो बहुत सारे इसका, जबकि कोल्ड ड्रिंक तो पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो कई अन्य शीतल पदार्थ हैं, हम मान लो उन दिनों लस्सी पीने लग जाएं, या कोई और कोल्ड कॉफी और ये और इस तरह के कुछ बना के पीने लगे, तो सर्दी के दिनों में वो फिर हमारे लिए काल की दृष्टि से विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। ऐसे ही फिर हमारी पाचाग्नि की दृष्टि से, हमारी पाचाग्नि कितनी तीव्र है या मंद है, हमें उसके अनुरूप ही भोजन करना है। बेशक वो भोजन बहुत अच्छा हो, लेकिन चूंकि हमारी पाचाग्नि के अनुकूल नहीं है, तो मंदाग्नि वाले जैसे व्यक्ति हैं, यदि वो बहुत भारी गरिष्ठ भोजन, ज्यादा तला भुना भोजन खाएंगे तो उनके लिए वो अहितकारी रहने वाला है। तो ऐसा सभी भोजन उनके लिए अपथ्य आहार है। वही भोजन दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसकी पाचाग्नि तेज है, उसके लिए पथ्य हो सकता है। तो ऐसे में अपनी अपनी पाचाग्नि की दृष्टि से भोजन भी अपथ्य आहार की श्रेणी में आता है। मात्रा की दृष्टि से, जैसे मैं कह रहा था कि हमें पूरा भरपेट नहीं खाना चाहिए, आधा खाना चाहिए, आधा चौथाई फिर पानी के लिए, चौथाई हवा के लिए। तो मात्रा की दृष्टि से भी हम भोजन जो है अगर अधिक खा लेंगे तो भी हमारे शरीर में वो पाचन को खराब करेगा, और वो फिर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। तो वो भी उस दृष्टि से भी। संयोग की दृष्टि से, जैसे कि यदि हम घी और शहद की मात्रा बराबर बराबर लेकर के यदि खा लें, वैसे आप घी खाएं, देसी घी बहुत बढ़िया, मैं भी तारीफ कर रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए। ज्यादा उसको तल भून के नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, दाल अगर खा रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं। वो आपको नुकसान नहीं देगा, फायदा देगा। जिनकी जोड़ों में दर्द रहता है उनको तो 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए। तो ऐसे में लेकिन शहद खा रहे हैं तो शहद हमको वैसे बहुत लाभकारी स्थिति में है, लेकिन शहद और घी दोनों अगर एक साथ एक समान मात्रा में हम भोजन कर मिला के खाते हैं तो उन दोनों के संयोग से इतना भीषण जहर बनता है कि जो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो वो अपथ्य आहार की श्रेणी में आ गया मात्रा की दृष्टि से। तो ऐसी और भी कई हैं जो अगर उनकी निश्चित मात्रा में अगर मिला के खाया जाए तो वो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, वो अपथ्य आहार में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही सातम्य की दृष्टि से, जैसे मैं कह रहा था कि अभी अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं शाम को हम रात में दही खा लेते हैं तो ठीक है, उनको नहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन वही दूसरा कोई और व्यक्ति खाएगा उस समय पर, तो उसको शीघ्र उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। तो हम अपने अपने शरीर की बनावट के हिसाब से भी, जिससे हमारा शरीर का, हम बाल्यकाल से किसी चीज को खाते चले आ रहे हैं किसी नियम से, तो वो उसको जैसे प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए सातम्य की श्रेणी में आता है, तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं देता। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो चावल केवल खाते हैं, वो यदि गेहूं खा लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही गेहूं खाने वाले बहुत सारे लोग यदि चावल खा लेते हैं तो चावल उनको पचता नहीं है। तो ये सातम्य की दृष्टि से हमारे शरीर के साथ जिसका तालमेल स्थापित नहीं हुआ है, अनुकूलता स्थापित नहीं है, तो सातम्य की दृष्टि से विरुद्धाहार की एक श्रेणी मानी गई। अगला आता है संस्कार की दृष्टि से, पाक की दृष्टि से, यानी हमें भोजन को कैसे पकाया है, किस विधि से पकाया है। तो इस दृष्टि से भी, जैसे बहुत सारे पदार्थ ऐसे मैंने सुना है कि जिसको पकाने में यदि
उचित मात्रा में उसको उबाला ना जाए या उचित मात्रा में उसको ठीक से पकाया ना जाए तो वो उसके अंदर ऐसे रहते हैं कि उसमें खुजली हो सकती है। जैसे मैंने उसके बारे में सुना है, अरबी अरबी के पत्ते जो होते हैं जिसके पतोड़ बनाए जाते हैं, उसके बारे में सुना है कि यदि उसको ठीक से उबाला ना जाए या उसको ठीक से पकाया ना जाए तो उससे शरीर में खुजली सी होने लगती है। ऐसे अन्य भी कई पदार्थ भी हैं जिनको यदि हम खट्टे पदार्थ हैं या कई ऐसे पदार्थ हैं जिसको जैसे हमने भोजन पका रहे हैं तो पकाने में उसमें कमी कर देते हैं। जैसे मान लो पहले घरों में पीतल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, तो तांबे के बर्तन में हम खट्टी कढ़ी बना रहे हैं या कोई और खट्टा पदार्थ बना रहे हैं जिसमें हमने नींबू डाल रखा है, टमाटर डाल रखे हैं, तो वो पाक की दृष्टि से भी, वो संस्कार की दृष्टि से फिर वो विष में परिवर्तित होने लगते हैं और वो हमारे शरीर को फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो पाक की दृष्टि से भी विरुद्ध आहार फिर वो हो जाता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक देने वाला है। फिर दोष की दृष्टि से, दोष कौन से? त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो वात प्रकृति वाले यदि वातवर्धक पदार्थ खा रहे हैं उनके लिए वो विरुद्ध आहार है। पित्त प्रकृति वाले पित्तवर्धक पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वो उनके लिए विरुद्ध आहार है। ऐसे ही यदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति यदि वातवर्धक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे वात की वृद्धि होती है, जैसे भिंडी और अरबी, उड़द की दाल और भी इस तरह के गर्म भोजन से वातवर्धक है, तो आप देखेंगे कि आप वात जिनको जिनको नहीं है, वात प्रकृति, पित्त है या कफ है, तो उनको नहीं नुकसान करेंगे, लेकिन जिनकी वात प्रकृति है तो उनको तुरंत वो उनके लिए नुकसान करेंगे, तो वो उनके लिए विरुद्ध आहार है, उनको वो सेवन नहीं करना है। ऐसे ही वीर्य के दृष्टि से, वीर कहते हैं शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, यानी गर्म तासीर और ठंडी तासीर। तो हमारा भोजन जो है जो शीत वीर्य पदार्थ हैं, ठंडी तासीर वाले पदार्थ हैं, और हमारे अगर शरीर में कफ की प्रकृति है तो शीत वीर्य पदार्थ हमारे शरीर के रोग को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे ही यदि शीत वीर्य पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, और उष्ण वीर्य पदार्थ है, गर्म तासीर का है, उन दोनों को मिलाकर के भी साथ खाने से हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है, वो भी वर्जित माना गया है। यानी गर्म तासीर का भोजन और ठंडी तासीर का भोजन भी एक साथ नहीं करना चाहिए। बेशक वो आपके लिए अनुकूल हो, शरीर के आपकी प्रकृति के अनुकूल हो, लेकिन यदि दोनों आप एक शीत वीर्य पदार्थ खा रहे हैं, एक उष्ण वीर्य पदार्थ खा रहे हैं, तो हमें ऐसे दोनों पदार्थों को साथ में नहीं सेवन करना है। वो दोनों विरुद्ध आहार फिर श्रेणी में आ जाते हैं, वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, इनको कभी भी लस्सी और दही के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टे पदार्थ को। ये हमारे लिए, इनकी तासीर गर्म होती है, उनकी ठंडी होती है, तो ये शीतवीर उष्णवीर दोनों मिलकर के हमारे शरीर में नुकसान करने वाले। ऐसे ही कोष्ठबद्धता की दृष्टि से, कोष्ठ कहते हैं मतलब अपने पेट की पाचन की दृष्टि से, या पेट आपका कब्ज रहती है आपको, या पेट पतला रहता है, कोष्ठ की दृष्टि से पाचन में आपका पेट का कैसे है स्थिति। तो जो वात कुपित व्यक्ति हैं उनका मल विसर्जन भी देर से होता है, तो ऐसे में उनके लिए जो इस वातवर्धक पदार्थ है उनको सेवन नहीं करना है, वो उनके लिए अपथ्य आहार की श्रेणी में आते हैं। अगला बिंदु आता है शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अपथ्य आहार। अब शारीरिक अवस्था की दृष्टि से क्या तात्पर्य है? मान लो कोई व्यक्ति अधिक मोटा है, अधिक चर्बी है उसके अंदर, तो ऐसे मोटे व्यक्तियों को यदि ज्यादा चिकनाई के पदार्थ खाएंगे, ज्यादा तले भुने पदार्थ खाएंगे, तो उनके लिए वो विरुद्ध आहार है। और यदि वही पतला कोई व्यक्ति है, बहुत पतला है, और वो रूखे पदार्थों का सेवन करता है, बिल्कुल खुश्क रोटी खा रहा है, खुश्क सब्जी, और उसमें ऐसे पदार्थ जो जो खुश्की को बढ़ाने वाले हैं, रूखेपन को बढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए वो विरुद्ध आहार है, उसको स्निग्ध भोजन करना है। तो ऐसे अपने अपने शरीर की
अवस्था की दृष्टि से जो भोजन करते हैं तो वो हमारे लिए फिर विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। अब क्रम की दृष्टि से विरुद्ध आहार, क्रम की दृष्टि से क्या तात्पर्य है कि जैसे हम प्रातःकाल दिनचर्या में हमने आपको बताया था कि प्रातःकाल उठेंगे, उषा पान करेंगे, फिर दंत धावन करेंगे, फिर गरगल करेंगे, है ना, गरारे, और फिर आप अपने मालिश करेंगे, फिर आप उसके बाद व्यायाम करने के बाद फिर नहा करके फिर आप भोजन करने बैठेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उठे और आपने कुछ नहीं, हल्का कुल्ला करा, बोले पहले तो लाओ कुछ खा ले, भूख लगी है, आपने नहीं खाया, भूख लग रही बहुत। तो नित्य कर्म की हम बिगाड़ अपनी क्रियाएं भोजन की करते हैं, तो वो भी हमारे लिए कई बार विरुद्ध आहार की भांति हमारे शरीर को कष्ट देने वाले रोग की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं। वो हमारे लिए विरुद्ध आहार की भांति व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त नहाने से पहले जैसे खा लेना फिर नहाना, और कई बार भूख न लगने पर भी जबरदस्ती खाना, या भूख लगने पर भी भोजन न करना, ये सब भी हमारा क्रम की दृष्टि से विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। ये सभी हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाले। अगला बिंदु आता है निषेध की दृष्टि से अपत्य आहार। तो जैसे कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के उपरांत उसके कुप्रभाव से बचने के लिए हम अन्य विशेष पदार्थ का सेवन करते हैं तथा कुछ विशेष पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, तो इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस नियम का जब हम उल्लंघन करते हैं तो उसको भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में कहा जाता है। तो विरुद्ध आहार वो कौन सा है, जैसे आपने गरम गरम पराठा खाया है तो उसके बाद आप क्या ठंडा पानी पी रहे हैं या ठंडा कोई चीज खा रहे हैं, तो वो सीधा गले में आपका घी जमने वाला है, चिकनाई जमने वाली है, तो वो विरुद्ध आहार हो गया। तो हमें उस समय क्या करना है कि गर्म चाय पीनी है या गर्म पानी पीना है, हल्का सा कोई भी ऐसे तरल गर्म पदार्थ लेना है जिससे कि हमें नुकसान ना हो, क्योंकि हमने स्निग्ध भोजन किया था। और ऐसे ही जो गर्म तासीर का भोजन है या शीतवीर भोजन है, तो उस ऐसे मतलब गेहूं या जौ से बने हुए पदार्थ हैं, इनके साथ भी जैसे हम ठंडा पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उष्ण वीर्य हैं, तो हमारे शरीर में जाकर के तुरंत जो है उसका नुकसान करेंगे। तो ये सब विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। अगला बिंदु आता है पकाने की दृष्टि से विरुद्ध आहार, पकाने वाले ईंधन की दृष्टि से। आयुर्वेद कहता है कि हम जिस अग्नि पर भोजन पकाते हैं, वो अग्नि की जो समिधा है, जो उसकी ईंधन है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसके जलाने से जो कई बार इस तरह की गैसेस निकलती हैं, वो हमारे भोजन को संक्रमित कर सकती हैं, वो भोजन को उसके गुण को खराब कर सकती हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक स्थिति की पैदा कर सकती हैं। तो वो हमारे लिए भोजन फिर विरुद्धार बन जाएगा, विरुद्धार की भांति कार्य करेगा। तो इसलिए सात्विक ईंधन के साथ ही हमें भोजन को पकाना है। साथ साथ में कच्चा या ज्यादा पका हुआ या जला हुआ भोजन भी ईंधन की दृष्टि से विरुद्ध आहार की श्रेणी में माना गया है। अध पका भोजन या ज्यादा पका हुआ भोजन या जला भुना हुआ भोजन विरुद्ध आहार की श्रेणी में आयुर्वेद के द्वारा माना गया है। अब संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार, तो जैसे मैंने अभी घी और शहद के बारे में बता रहा था कि बराबर की मात्रा में खाने से वो विरुद्धार बन जाता है, विष बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ पदार्थों को साथ साथ खाना या आपस में मिलाकर खाना, जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना, या उनके दूध के साथ हम तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, या दूध के साथ हम नमकीन पी रहे हैं, या कोई अगर मांसाहारी कहते हैं मछली के साथ अगर दूध पी लेते हैं, तो तुरंत उसके प्रभाव दिखाई देते हैं और वो विरुद्ध आहार के रूप में हमारे शरीर में तुरंत रोग की उत्पत्ति के कारक बन जाते हैं। तो ये संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार हुआ। अगला बिंदु आता है फिर रुचि की दृष्टि से विरुद्ध आहार। रुचि की दृष्टि से जैसे कि अच्छे न लगने वाले भोजन,
को यदि हम विवशता पूर्वक खाते हैं, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कि भिंडी अच्छी नहीं लगती, कोई कहता है मुझे बैगन नहीं अच्छा लगता, कोई कहता है नहीं मुझे तो लौकी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसके लिए कई बार विरुद्ध आहार की भांति व्यवहार में आती है। तो जो भोजन जिसको अच्छा नहीं लगता है, यदि वो विवशता में भोजन कर रहा है, तो वो उसके लिए विरुद्ध आहार की भांति शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। यानी हमें सदैव भोजन जो है वो रुचिकर भोजन ही खाना चाहिए। भोजन बहुत रुचिकर बना है, बहुत अच्छा बना है, देखने भी आकर्षक है, खुशबू भी है, सब कुछ है उसमें, स्वाद गंध सब ठीक है, लेकिन आपकी रुचि नहीं है भोजन करने की, आपको भूख नहीं लगी है, तो रुचि न होते हुए अरुचि पूर्वक, रुचि पूर्वक भोजन यानी रुचि पूर्ण भोजन होते हुए भी अरुचि पूर्ण तरीके से भोजन को ग्रहण करना, ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में माना गया है। ये भी शरीर के पोषण को प्रभावित करता है। अगला बिंदु आता है उत्कृष्टता की दृष्टि से विरुद्ध आहार। अब उत्कृष्टता की स्थिति क्या है? उत्कृष्टता की दृष्टि से जैसे कोई किसी फल में एक निश्चित मात्रा में रस होना चाहिए, आप देखते हैं अरे ये हमने मौसमी निकाली, इसमें तो रस ही नहीं है, ये नींबू है तो इसमें कुछ है ही नहीं, या कोई चीज में कम मात्रा में रस होना चाहिए लेकिन वो तो क्या ज्यादा गल गया तो उसमें तो भर गया, पानी से भर गया। तो रस की मात्रा से, उसके पके अधपके की मात्रा से, या कोई फल उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया है उसकी स्थिति देखने वाले, यानी उत्पन्न होकर के नष्ट हुए रस वाले पदार्थों से, या विकार युक्त रस वाले पदार्थों का सेवन, बहुत जैसे कहते विकार विकार युक्त रस का तात्पर्य हो गया, जैसे हम कोई अगर नींबू खा रहे हैं तो गल गया है तो वो विकार उसमें आ गया, संतरा है या आम है वो ज्यादा पक गया है, उसमें उसका विकार आ गया, उसमें जद पाचन की रस उसका बिगड़ गया है, तो वो अगर हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर को लाभ के बजाय हानि ही देने वाला है। तो वो सभी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। फिर एक आता है कि विधि की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से क्या तात्पर्य है कि भोजन संबंधी आचार संहिता का पालन न करते हुए खाना, अर्थात किसी भोजन को असमय खाना, ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में बताया गया है। तो ये कई प्रकार मैंने आपको बताए जो आयुर्वेद कहता है कि इस प्रकार से भोजन हमें करना चाहिए, किन के साथ खाना चाहिए। अब हम कल आपको बताएंगे कि किन दो पदार्थों के खाने से हमारा पाचन और सुदृढ़ हो सकता है, हितकारी संयोग क्या है। तो आज के सत्र में इतना ही, और आज के सत्र में इतने ही, अपने आज के विषय को यहीं पर रोकना चाहेंगे और इसको कल अब और आगे बढ़ाएंगे। और हितकारी संयोग क्या हो सकते हैं, यदि हमने कोई पदार्थ को ज्यादा खा लिया है तो क्या खाने से हम उसको पाचन उसका अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियों के साथ हम आपको कल मिलने वाले हैं, और वो